वो लोग, वो व्यवस्थाएं, वो विचार, वो धर्म, वो संप्रदाय सबसे ज्यादा निक और धरती के लिए खराब हैं, और उन्हें निर्मूल, इस धरती को उससे निर्मूल कर देना चाहिए, जो मनुष्य से मनुष्य को लड़ाने की कोशिश करते हैं। कि मनुष्य जो है वो धीरे धीरे बर्बरता से अपने आप को उबार रहा है। बुजुर्ग ताला है, उसको जिस चाबी से खोला जा रहा है उस चाबी का नाम है जेनजी। कि कफस है बस में तुम्हारे, तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिशे गुल के निखार का मौसम। ज्ञान ही तो बांट रहे थे भारत के लोग। उस देश में अगर अज्ञान बंटने लगे, उस देश में अगर अज्ञान की पूजा होने लगे, उस देश में अगर रूढ़िवादिता जीवित हो जाए, तो आप देखिए कहाँ जाएंगे। मैं जब बच्चा था, या मैं जब इस उम्र से गुजर करके आ रहा था, तो लोग हमारा भी उपहास उड़ाते थे, अरे कुछ पढ़ा है क्या, कुछ आता है क्या। वो लोग अपने आप को ज्यादा समझते थे, तो पुरानी पीढ़ी अपने को ज्यादा समझती है। नमस्कार। डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता। आज हमारे आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं श्री त्रिभुवन। त्रिभुवन जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं और हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में एडजंक्ट प्रोफेसर रहे हैं 2023 तक। आपने लंबे समय तक राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में संपादक की भूमिकाएं भी निभाई हैं। आप जयपुर में रहते हैं और साहित्य, राजनीति, इतिहास, पत्रकारिता और संस्कृति पर लगातार लिखते रहते हैं। त्रिभुवन जी ने एक पुस्तक लिखी, कुछ इस तरह आना। यह आपका पहला कविता संग्रह है, इस बारे में हम बात करेंगे। आपकी एक और रचना है, नाम है शूद्र। पूरी पुस्तक एक लंबी कविता है और यह कोई सामान्य कविता संग्रह नहीं है। यह भारतीय सभ्यता के इतिहास का काव्यात्मक पुनर्पाठ है। इस कविता में जाति, सत्ता, इतिहास, स्मृति, अपमान, मानवीय गरिमा सब एक साथ आते हैं। संभवतः इसमें आपने आधुनिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, संविधान, लोकतंत्र, इतिहास, मनुष्य की पहचान जैसे विषयों पर गंभीर विमर्श किया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। 7 महीने पहले आपने समालोचन में एक शोध लेख लिखा था, जेनजी क्या पढ़ रही है। जी हाँ, जेनजी क्या पढ़ रही है। जेनजी यानी वो लोग जिनका जन्म लगभग 1997 से 2012 के बीच हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो पैदा होते ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से रूबरू हुए और दिन पर दिन डिजिटल दुनिया के बादशाह बन गए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जेनजी ने कई देशों की राजनीति को भी प्रभावित किया है। अब हमारे यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर पिछले लगभग 1 महीने से नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले में इसके विरोध में आंदोलन करते इसी जेनजी के बच्चों ने एक अलग ही अंदाज में सरकार को पेपर लीक के मामले में झुकने को मजबूर कर दिया है। उसी जेनजी की पठन रुचियों पर लंबे समय तक आपने शोध किया, सर्वे किया और ये लेख लिखा है कि जेनजी क्या पढ़ रही है। इस विषय पर इतना अच्छा लेख मैंने नहीं पढ़ा। जेनजी केवल मनोरंजन नहीं पढ़ती, वो फैंटेसी पढ़ती है, फैंटेसी थ्रिलर, ग्राफिक नॉवल, मांगा, सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, आइडेंटिटी, फेमिनिज्म, मेंटल हेल्थ सब कुछ पढ़ते हैं। उनकी पढ़ाई करियर से जुड़ी है। उनके लिए ज्ञान के मायने बदल गए हैं। अब पढ़ना जीवन जीने की रणनीति नहीं रही है, यह एक पूरा का पूरा जीवन बन चुका है। सोशल मीडिया ने उनकी पढ़ने की शैली ही बदल दी है। अब वे शॉर्ट फॉर्म रीडिंग करते हैं, लॉन्ग फॉर्म रीडिंग करते हैं, ऑडियो बुक पढ़ते हैं, सुनते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाते हैं। और अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे जेनजी के आंदोलन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नई पीढ़ी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, भ्रष्टाचारण का विरोध करती है, भरपूर पुरजोर विरोध करती है और अथॉरिटी को चुनौती देने पर विश्वास करती है। जेनजी लोकतंत्र, लैंगिक समानता, पर्यावरण, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तियों की पहचान जैसे मुद्दों में गंभीर रुचि रखती है। लेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जेनजी क्या पढ़ रही है। इस लेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि त्रिभुवन नई पीढ़ी की आलोचना नहीं करते, वे उसे समझने का प्रयास करते हैं। यही इस लेख को विशेषता प्रदान करता है। त्रिभुवन जी,
डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत अच्छे, धन्यवाद। डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में हम समाज से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों, उनके कामों को लेकर के आते हैं। आपने लंबे अरसे से पठन पाठन का, लिखने का काम किया है। आपके कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक और प्रोफेसर रहे हैं। आप अपने ज्ञान से हमारे दर्शकों को आज जागरूक करने आए हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी पहली पुस्तक के बारे में पहले बताएंगे, या शूद्र के बारे में बताएंगे, या जेनजी क्या पढ़ रही है, इसके बारे में आप बात करना पसंद करेंगे सबसे पहले? आ, देखिए, एक मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे अम, बोलने का या इस मंच पर लाने की कोशिश की, और मैं बहुत आभारी हूं आपका। और फिर दूसरा, सबसे अधिक आभारी मैं आपके दर्शकों श्रोताओं का हूं, जो समय निकाल कर इस संवाद को, बातचीत को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। तो एक बात, बचपन से हम लोग जब माँ से कहानी सुनते थे तो वो कहती थी कि घर बीती कहानी सुनाएं कि पर बीती सुनाएं। तो बात होती थी, बाहर की बात करें कि घर की बात करें, या फिर अपनी बात करें। तो अपनी क्या बात करें, वो जो कविताएं लिखी, वो कविताएं लिखी गई। जो लंबी कविता शूद्र लिखी, वो भी लिखी गई। वो बड़े लंबे समय का एक काम था। तो मुझे लगता है जो सबसे जरूरी बात आज है, वो ये है कि हमें आज के समय पर बात करनी चाहिए, आज की युवा पीढ़ी पर बात करनी चाहिए, हमारे देश और दुनिया के आज का जो मानव समाज है उसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि जो दरवाजे बंद हो गए हैं, जो खिड़कियां बंद हो गई हैं, जो वायन दीमक लगने से एकदम जर हो गए हैं, वो कहीं खुले, वो अच्छे हों, नई हवाएं आए, ताजा हो। आप देखिए कि बहुत समय पहले हमारे यहाँ बड़े 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 शायर हुए हैं और कवि हुए हैं, लेकिन हम मतलब उनको कभी समझ नहीं पाए। और सबसे बड़ा जो दुखद बात है वो ये है कि अम, जो भारत की आजादी का आंदोलन था, उसने हमें जितने मूल्य दिए, उसने हमें जितनी आशाएं और उम्मीदें दी, वो उसके देखिए एकदम प्रतिकूल ऐसे समय वातावरण बना। वो ह्यूमैनिज्म के बारे में, मानवता के बारे में और भारत के लोगों के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत की कविता के बारे में, भारत के संगीत के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में और इस दुनिया के बारे में वो क्या कल्पना कर रहे थे। वो ये कल्पना कर रहे थे, वो लोगों को कह रहे थे कि इस दुनिया की एक भाषा होनी चाहिए। अलग अलग भाषाएं बोलिए आप, लेकिन सारी दुनिया को जोड़ने के लिए एक भाषा हो। और उस भाषा के लिए उन्होंने उस किताब में लिखा कि बेहतर ये होगा कि हम मैंडारिन सीखें। वो जो चीनी भाषा है उसका उन्होंने उदाहरण दिया। वो बड़ी जटिल और मुश्किल भाषा है, लेकिन लाला हरदयाल ने कहा कि अगर हमें इस दुनिया को एक करना है, और उन्होंने वो व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड स्टेट का सपना दिया। तो जिस देश के क्रांतिकारी युवा, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए इतना बड़ा आंदोलन लड़ा, जिन्होंने विदेशों में एक एक जगह पत्र पत्रिकाएं शुरू की, जिन्होंने लोगों को जगाया, जिन्होंने फेलोशिप्स शुरू की, जिन्होंने बाहर रह रहे, भारत से बाहर रह रहे लोगों को एक किया, उन लोगों का जो सपना था। मैं अभी ये बात जिस शायर के नाम से शुरू की थी, उस शायर का क्या सपना था, फिराक गोरखपुरी का। उनका कहना था कि मनुष्य जो है वो धीरे धीरे बर्बरता से अपने आप को उबार रहा है, प्रकृति की आत्मा से और अनेक प्राकृतिक शक्तियों से वह अपने बचाव को करते हुए एक कल्याणकारी मार्ग पर जाएगा। और वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहां मनुष्य भूख से, गरीबी से, धार्मिक कट्टरता से, एक दूसरे से के प्रति जो नफरत का वातावरण है
उसे इन सारी चीजों से दूर रख करके और जो समस्त प्रकार की बर्बरताएं हैं उनसे दूर करके एक मानव समाज बनेगा। ये बात सिर्फ कोई पश्चिमी सोच रखने वाले, पाश्चात्य सोच रखने वाले लोगों ने नहीं की। भारत में जब रिंता हुआ, भारत में जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा और इन सब के खिलाफ आवाज उठाई, उसी दौरान दयानंद सरस्वती ने जो भारत की प्राचीन शास्त्रार्थ परंपरा थी, वो एक एक शहर में जाके, काशी में जाकर, अयोध्या में जाकर, बनारस में जाकर, लाहौर में जाकर, जितने भारत के प्रमुख शहर थे, वहां उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ऐलान किया और तर्क की बात रखी। उन्होंने वेदों का नाम लिया, लेकिन उनका कहना था कि जब मनुष्य को जो जो प्रकृति है, जो शक्तियां हैं, उनसे हमें आंख मिली है, कान मिला है, कान मिले हैं, मुख मिला है और मस्तिष्क मिला है तर्क वितर्क के लिए, तो हमें उल जलूल चीजों पर, अविवेकपूर्ण बातों पर क्यों जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो लोग, वो व्यवस्थाएं, वो विचार, वो धर्म, वो संप्रदाय सबसे ज्यादा और धरती के लिए खराब हैं और उन्हें निर्मूल, इस धरती को उससे निर्मूल कर देना चाहिए, जो मनुष्य से मनुष्य को लड़ाने की कोशिश करते हैं। भाई कोई विचार हो, मनुष्यता की बात लोगों ने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सपना देखा, महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा की बात की कि वायलेंस, नॉन वायलेंस का फर्क बताया और जिस सत्य के लिए बात की, वो सारे जो हमारे समय के एम एन रॉय थे या जितने भी लोग हुए हैं, हेनरी डेरोजियो जैसे जो लोग थे, जो बंगाल में हुए, बहुत छोटी उम्र के लोग, सरदार भगत सिंह जैसे लोग, तो इन सब लोग छोटी उम्र में बहुत बड़ी उम्र के से लोगों के जैसी परिपक्व बातें करके इस देश को बनाना चाहा था। और उन्होंने कहा कि हम बर्बरता से, गुलामियों से, एक दूसरे की के प्रति नफरत, घृणा और जो जाहिलियत है उससे निकाल करके हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे, ऐसी दुनिया बनाएंगे जो इस आदमी, जो आज के युग के लिए जरूरी और बेहतर होगी। लेकिन आप देखिए कि हम जब से ये 21वीं सदी आई है, अपना देख रहे थे कि कंप्यूटर के बाद का जो दौर होगा, वो अच्छा दौर होगा, उसमें सच्चाई ज्यादा आएगी, पारदर्शिता आएगी, जो भूखे हैं उनको रोटी मिलेगी, जहां पानी नहीं है, जल संकट के ऊपर बात हो रही थी। आज हमारे वो सारे मानवता की पूरे एजेंडे बदल गए हैं, सब हमारे चिंतन के बिंदु बदल गए हैं। और पूरा आप ये देखिए कि हर व्यक्ति के दिमाग में, और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जितने अधिक सुशिक्षित लोग हैं, जो निर्णायक जगहों पर बैठे हैं, भले वो हमारे समय के न्यायाधीश हों, भले वो हमारे समय के विधायिका में बैठे लोग हों, वो कार्यपालिका में बैठे लोग हों, भले वो मीडिया में लोग हों, ये जो चार बहुत महत्वपूर्ण जो स्तंभ थे, उन स्तंभों को संचालित करने वाली जो शक्तियां हैं, मुझे चिंता है कि उनके मस्तिष्क में पुराने जर्जर पूर्वग्रह, दुराग्रह और घृणाएं आकर बैठ गई हैं। और उस वजह से हम एक अच्छे युग में जिस समय जाने का सपना है, जब एक अच्छाई, एक ऊपर जाने वाले हिमालय जाने वाला रास्ता है और दूसरा सबसे नीचे गिरने वाले रास्ते, एक जो बारीक रेखा पर हम चल रहे हैं, हमारी निर्णायक शक्तियां वहां ठीक काम नहीं कर रही हैं। और जो ये ताजा आंदोलन हुआ है, उसने एक बहुत हल्की सी छोटी एक उम्मीद हमारे लिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अब जो आंदोलन हुआ है उसने वो बुजुर्ग ताले को तोड़ने का काम किया है। जो आपने अपने जी क्या पढ़ रही है उसमें लिखा है कि एक बुजुर्ग ताला है, उसको जिस चाबी से खोला जा रहा है उस चाबी का नाम है जेनजी। ऐसा मुझे जो समझ जी में आया जी जी है, जी जी क्योंकि ये जितनी भी पुरानी जर्जर जो दिमाग में जो उनके भरी हुई थी बातें कि हम एक ही भाषा होनी चाहिए या हमें ऐसे कर रहे हैं, ये व्यवस्था रहनी चाहिए, उस व्यवस्था को परिवर्तित करने का, उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम जेनजी कर रही है। ऐसा ही है ना? हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल है। और जैन जी ने के आंदोलन को अगर मैं फैज साहब के शब्दों में कहूं, तो वो ये है कि कफस है बस में तुम्हारे, तुम्हारे बस में नहीं, चमन में आतिशे गुल के निखार का मौसम। तो जो ये आतिशे गुल के जो निखार का मौसम था, वो जिन लोगों के जिम्मे था, उन लोगों ने वो नहीं किया। तो एक समय जब पूरा वर्तमान का जो जो
थी वर्तमान की, वो निराश हो रही थी जब चारों तरफ लग रहा था कि किसी ने इस अंधेरे में बैठे लोगों के लिए चांदनी को काबू कर रखा है। ऐसे दौर में जो युवा थे, वो पता एक अंदर एक उद्वेलन उनमें चल रहा था, और वो एक एकदम इस तरह से आए कि उन्होंने सिर्फ 36 दिन में, 35 दिन में पूरी एक फिजा को बदल दिया, एक वातावरण बदल दिया, पूरी आबो हवा बदल दी। और वो अब एक बार लौट गए हैं, लेकिन इससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि अब इस चांदनी को कोई बेकाबू नहीं कर सकता, और आने वाले समय में चीजें बहुत बेहतर होंगी। ये एक उम्मीद जगी है। दूसरा एक बात और भी है। एक जो हम पोइट्री को पढ़ते हैं तो एक मेटाफर हमारे सामने रात का आता है। लोग निराशा को आधी रात कहते हैं। अभी भी लोग मान रहे थे कि बड़ा बुरा समय है। देखिए, चारों तरफ घृणा हो रही है, चारों तरफ वायलेंस, हिंसा है, गाली गलौज है, ऐसा है, वैसा है। एक एक ऐसा वातावरण कि जिसमें डेमोक्रेसी आपकी छीज रही है, आपकी न्याय व्यवस्था तार तार हो रही है, आपकी विधायिका जो है वो कुराह चल पड़ी है। तो एक ऐसे समय में जब वो अंधेरा लग रहा था, तो मैं तो ऐसी कुछ कविताएं भी लिखी, और ऐसे कई बार लेखों में कहा कि ये अंधेरा दरअसल एक रूपक की तरह हमें इसको देखना चाहिए। रात बहुत गहराती है और सुबह होने वाली होती है, तो उस सुबह से पहले का जो मौसम होता है, रात को 1 से 3-4 बजे तक का, वो बड़ा डरावना मौसम होता है। उसमें झिंगुर बोलते हैं, उसमें सांप सपोले निकलते हैं। उस वातावरण के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो मनुष्य को डराती हैं। एक एक कितना भी निडर व्यक्ति हो, जब वो उस अंधेरे में निकलता है तो बदन में एक झुरझुरी सी छूटती है कि ये पता नहीं क्या है। तो आप देखिए कि उसी के थोड़े समय बाद पौ फटती है। तो इस देश में, इस देश की जो संस्कृति है, जो जो आज का विज्ञान का जो युग है, टेक्नोलॉजी का जो युग है, वो जो प्राचीन हमारी हजारों साल की जो एक यात्रा है, वो चाहे वेदों से शुरू हुई हम माने, चाहे उपनिषदों से शुरू हुई माने, चाहे हम उसे ये कहें कि उसमें जब षड्दर्शन के जरिए शास्त्रार्थ की एक परंपरा शुरू हुई, उपनिषद काल आया, और लोग ज्ञान ही तो बांट रहे थे भारत के लोग। उस देश में अगर अज्ञान बंटने लगे, उस देश में अगर अज्ञान की पूजा होने लगे, उस देश अगर रूढ़िवादिता जीवित हो जाए, तो आप देखिए कहाँ जाएंगे। तो ये एक विपरीत बात थी। इस विपरीत बात को भारत की जो मानसिकता है वो नहीं आ सकती उसमें, क्योंकि लॉजिक जो है, वितर्क है, वो विवेक है, वो उस शास्त्रार्थ परंपरा का ही अंग है, जिसमें हम एक दूसरे को समझते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। आप देखिए, जो लोग आज ये कह रहे हैं, अभी एक एक प्रश्न लगातार उठ रहा है कि देखिए लड़कियां कैसी हो गई हैं, वो तो गाली दे रही हैं। मैं आपको सच बताऊं कि हमें इसने जैन जी का जो लेख आप जिस वजह से चर्चा कर रहे हैं आज हम, कि 7 महीने 8 महीने पहले लिखा, दरअसल वो बात 7 या 8 महीने पहले की नहीं है, वो कई साल का चिंतन मनन और नोट्स का नतीजा था। क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था, और उससे भी बहुत पहले जब मैं युवाओं से जो जो किताबें पढ़ते हैं, जो लड़के किताबें पढ़ते हैं, जो लड़कियां किताबें पढ़ती हैं, जो संगीत सुनते हैं, मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि मैं जानता हूं। मैं सचमुच बताऊं आपको कि चाहे वो हमारे घर के बच्चे हों, चाहे वो गली के हों, मोहल्ले के हों, बाहर के हों, या मोबाइल में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या किसी कॉलेज स्कूल परिसर में हों, या कहीं भी किसी कैफेटेरिया में मिलते हों, तो ये जो नए बच्चे से, उन्हीं से मैं जब लिख रहा था, मैं मेरे पास कोई ज्ञान नहीं कि जो एक पत्रकार जैसे सूचना एकत्र करता है और अगले दिन पाठक को दे देता है। इसीलिए युवाओं से बात करके इस पीढ़ी को मैंने समझने की कोशिश की थी। तो मुझे लग रहा था कि ये पीढ़ी बहुत अलग तरह की पीढ़ी है। इसके संगीत की रुचियां बहुत अलग तरह की हैं। वो चाहे पंजाबी सुने, वो चाहे राजस्थानी गीत सुने, वो चाहे बांग्ला सुने, वो चाहे कश्मीरी गीत सुने, वो चाहे मतलब पाकिस्तान के शायरों और उनकी नज़्मों को सुने, उनके गीतों को सुने, वो फ्रेंच, अरेबिक, पश्तो, स्पेनिश, या किसी भी के गीत संगीत, पुराने नए कलाकारों
वेस्टर्न को, कंट्री सॉन्ग सुने, तो वो जो एक बात निकल करके आ रही थी, वो एक ऐसे लग रहा था कि मैं एक ऐसे उद्यान में चला गया हूं जहां बहुत विस्मयकारी चीजें हैं। तो दरअसल है क्या, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने समय से है। मैं जब बच्चा था या मैं जब इस उम्र से गुजर करके आ रहा था, तो लोग हमारा भी उपहास उड़ाते थे, अरे कुछ पढ़ा है क्या, कुछ आता है क्या। वो लोग अपने आप को ज्यादा समझते थे, तो पुरानी पीढ़ी अपने को ज्यादा समझती है। तो तो मैं आपको बताऊं कि मेरी तो पत्रकारिता भी, मैं भी एक्सीडेंटली इसी तरह से मैं आ गया था कि मैं अखबार, स्कूल की छुट्टियों में कुछ काम करने के लिए, अखबार बांटने के लिए हम दोस्त गए थे। तो जिस अखबार के दफ्तर में गए, उसने कहा, अरे क्या करते हो। सब पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ लिखना आप पढ़ना आता है। तो मैंने कहा, साहब आता है। अच्छा, आता है तो ये लो, ये मैंने एडिटोरियल लिखा है, इसका गलतियां निकालो। तो मैंने उसमें गलतियां निकाल दी। तो बोले, नहीं नहीं, तुमने ठीक शब्दों को गलत कर दिया। मैंने कहा, मैंने ठीक को गलत नहीं किया है, आपने गलत लिख रखा था, मैंने उनको ठीक किया है। तो बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो अभी कल के लड़के हो। तो मैंने कहा, आप देख लीजिए। फिर मैंने उनको समझाया कि कौन सा शब्द कैसे आता है। अच्छा, क्या तुम हिंदी के हो, संस्कृत के हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, तुम्हें कैसे पता। अब कैसे का कोई जवाब थोड़ी है कि भाई आप कोई पढ़ोगे कहीं, कोई किसी से ज्ञान लोगे तो वो नॉलेज आएगा। तो क्या होता है कि हम, जो शुरू में मैंने एक बात कही कि एक जर्जर पूर्वग्रह नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी में रहता है। वो चाहे नई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कोई दूसरे संसाधन हो, वो नई पीढ़ी को कोई सुनना नहीं चाहता। जब आप उससे सुनेंगे, बात करेंगे, उसके भीतर उतरेंगे, तो आपको उसकी रुचियों का, उसका पता चलेगा। और ये जो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के मामले में हमारे साथ वो दिक्कत है कि एक कस्तूरी मृग की तरह हम लोग भटकते अपने प्राण देते हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारे घर में जो बच्चा है या घर में जो बच्चियां हैं, वो उनका नॉलेज बहुत अपडेटेड है, बहुत बेहतर है। और चीजें बदली हैं। आप ये देखिए कि जब से मोबाइल आया, और खासकर उसमें जब इंटरनेट आ गया, उसके बाद एक क्रांति बहुत तेजी से बदली है और एक ज्ञान का विस्फोट हुआ है। उस ज्ञान के विस्फोट को बड़े लोग नहीं कर पाते। त्रिभुवन जी, आप ने जेनजी को लेकर एक बहुत ही रुचि, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक आर्टिकल लिखा है, लगभग 12,500 शब्दों का आपका वो लेख है, एक छोटी किताब ही समझ लीजिए, एक उपन्यास जैसे। उसको करने के लिए तो आपने एक शोध किया, बहुत लंबे 7-8 साल आप उसके ऊपर काम करते रहे, फिर आपने लिखा। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, लेकिन सारे जेनजी तो साहित्य नहीं पढ़ते, सारे जेनजी तो हायर एजुकेशन नहीं में हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहले दिन से ही गरीब घर में हैं, लेकिन उनके पास मोबाइल है एक छोटा सा, तो उसके माध्यम से वो सीख रहे हैं, रील देख रहे हैं या लिख रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और जैसा आपको और हमें, हम सभी लोगों को अनुभव रहा है, उन्होंने एक अपनी नई ही भाषा, लिपि, भाषा ईजाद कर ली। जैसे पहले जब हम छोटे थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, मैं अपनी बात आपको बताऊंगी, तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, एमसीडी के, और हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती थी, हिंदी पढ़ाई जाती थी। हिंदी में हम बहुत अच्छे थे, इंग्लिश हम घर में सीखने की कोशिश करते थे, अल्फ़ाबेट्स और जो भी है वर्ब्स और फॉर्म्स सब सीखते थे। उस समय पे हमें लगता था कि काश हम बहुत अच्छी इंग्लिश उसी तरह से लिख सकें जिस तरह से हम हिंदी लिखते हैं या हिंदी बोलते हैं, हम बहुत अच्छी उसी तरह से बोल सकें, क्योंकि हमारे ऊपर कॉलोनियल माइंडसेट का एक बहुत बड़ा प्रभाव था। तो हम ये सोचते थे कि कभी ना कभी सरकार ऐसा कर देगी कि हम अपनी बात को हिंदी में कहेंगे, लेकिन हम लिखेंगे रोमन लेटर्स में। यानी जैसे इंग्लिश में हम अपनी बात को, हिंदी को हम इंग्लिश में करके लिखेंगे। जैसे क्या हुआ, KYAHUA, क्या हुआ, इस तरह से। तो हम सोच सोच के खुश हुआ करते थे। ये बातें करीब 8-10 साल की मैं रही होंगी, तब की बात है, कि कभी ऐसा दिन आएगा तो हम भी इंग्लिश में बहुत अच्छा लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, क्योंकि हम रोमन इंग्लिश में लिखेंगे। अब इतना लंबा समय बीत गया, उसमें उस लंबे समय में हमने हिंदी भी सीखी, अंग्रेज़ी भी सीखी, बोली भी, इसके अलावा भारत की और अन्य भाषाएं भी पढ़ी, लिखी, सीखी, बोली, सब कुछ किया। आप जैसे, मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारी एज जनरेशन वाले। अब आते आते जो बात हमने कभी 8-10 साल की उम्र में सीखी थी, समझी थी कि इंग्लिश, हिंदी को हम रोमन इंग्लिश में लिखेंगे तो हम भी अपने आप को इंग्लिश जानने वाले महसूस करेंगे। अब ये जो जेनजी है,
जो आज की जो बच्चे हैं ये कैसे लिख रहे हैं। ये लिखते हैं जैसे कुछ कहना है तो आधे शब्दों में सिर्फ पहला पहला अक्षर लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बुला रहा हूँ, जैसे मैं तो मैं लिख देंगे एम, आपको में APKO लिख देंगे, बुला में बुला लिख देंगे पूरा इंग्लिश में, और हूँ में HU लिख देंगे, या नहीं में NHI लिख देंगे। और उनकी बात मैं बतौर समाज में जैसे औरों के मैसेज देखे बच्चों के, तो मुझे समझ में नहीं आता था। हम सोचते थे क्या भाषा है, क्या कर रहे हैं, पता नहीं कैसे बच्चे हैं, क्या बनेंगे ये। लेकिन देखते देखते मैंने देखा कि पूरा का पूरा समाज, न सिर्फ ये बच्चे जो 1997 से 2012-13 के बीच में जन्मे हैं, बल्कि हम सब भी लोग उन्हीं की जैसी भाषा लिखने लग गए आजकल। पर मैं एक इस मामले में मेरा बहुत ही एक रिजिड एटीट्यूड था कि मैं जब भाषा लिखती हूँ तो उसको शुद्ध लिखती हूँ, कॉमा, फुल स्टॉप और सब पंक्चुएशन लगा के, चाहे वो मैं इंग्लिश में लिखूँ या हिंदी में लिखूँ, जितनी मुझे आती है मैं उसे शुद्ध लिखने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैसेज पर मैं पूरे मैसेज में पूरा पंक्चुएशन के साथ लिखती थी, और उधर से जवाब किसी बच्चे से यदि बात कर रहे हैं और आ रहा है कि क्या शॉर्ट फॉर्म में या सिर्फ हाँ या H लिख करके, तो बड़ा दुख होता था। पर आज क्या स्थिति है कि आज न सिर्फ वो बच्चे, हम जैसे लोग भी जो बुजुर्ग ताले हैं वो भी उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरीके का एक व्यवहार चल रहा है। और जब बात आती है जंतर मंतर पर जाने की, तो कितने हैं ऐसे हम जैसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, हम जैसे कितने सामान्य परिवार के लोग हैं, हम माता पिता, बतौर माता पिता भले ही वहाँ चले गए हो, लेकिन जेनजी के लोगों की तरह हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई है। वहाँ जाकर के वो 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की बच्चियाँ जो बिना निडर होकर के, बिना किसी उसके रोक टोक के, और भ्रष्टाचार को कोस रही हैं, पेपर लीक को कोस रही है, राजनेताओं को गालियां दे रही है, और लड़के भी कर रहे हैं। उनको न डर है लाठी खाने का, न उनको लहूलुहान होने से डर है, न वो किसी चीज़ से घबराए हैं, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, गर्मी उमस में वहाँ पे कितने लंबे समय से 1 महीने से पड़े हुए वहाँ पर। आप सोचिए कि उनके अंदर वो कौन सा जज्बा था जो इतनी सारी जनरेशन्स, जो हमेशा यंगर जनरेशन को, जो नई पीढ़ी को हमेशा एक उनको सवाल करके पूछते थे कि तुम्हें आता है क्या, या पता भी है तुम्हें, और आता है तो कैसे आता है, क्या तुमने हिंदी पढ़ी है, तुम तो साइंस के स्टूडेंट हो। तो ये जो चीज़ है जो इस जनरेशन के अंदर है, वो हम में भी रही होगी जब कभी हम जेनजी जैसी एज में रहे होंगे। जेनजी तो हम नहीं है, हम लोग तो बहुत पहले के हैं, तो कभी हम में तो रही ही होगी। तो मेरा ये आपसे कहना है कि इसके ऊपर आप बताइए, कैसे हम जेनजी को, हम कैसे इन युवाओं को, हम किस तरीके से, हम नहीं, कैसे हम उसमें इन्हें समझे। एक एक बात जो आपने कही है, वो उसको थोड़ा देखिएगा कि जो लिपि की बात थी कि रोमन लिपि में हिंदी को लिखने की, तो भारत की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी, भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था, उस दौरान भारत के बहुत बड़े जो आजादी के सेनानी थे, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, बाद में वो उससे अलग हो गए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में भी वो लागू किया, और उससे पहले उनका ये कहना था कि हिंदी और उर्दू दोनों को अपनी मूल लिपियां छोड़ देनी चाहिए, देवनागरी और जो नस्तालीक लिपि है उनको, और इसे रोमन में लिखना चाहिए। अगर हम रोमन में लिखेंगे तो लोगों के सामने दिक्कत नहीं आएगी कि ये जो आज हम उर्दू नहीं पढ़ पाते, या जो पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहने वाले या दूसरे लोग हैं वो हिंदी को या संस्कृत को नहीं पढ़ पाते, तो वो चीजें दूर हो जाएंगी। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक लिपि जारी की थी, जैसे आ के लिए क्या ध्वनि होगी, छोटी ई के लिए क्या होगा, बड़ी ई के लिए, ऊ के लिए, ए के लिए, वो बाकायदा पूरी लिपि बनी थी। तो ये जो आज की जैन जी को जो कहा जा रहा है कि भाषा तोड़ दी या जो इंग्लिश हो गई है, उसके बजाय आप थोड़ा सा अगर उस दृष्टि से देखें, और एक चीज और है, वो आप ये देखिए कि कि जो लिपियों का जो मामला रहा, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी बदल गई है, जो फोन है उसमें ही जो जो देवनागरी है उसको टाइप करना बहुत मुश्किल हो गया है।
लेकिन रोज मैं जैसे व्हाट्सएप पे लिखता हूँ, बहुत बार की जो है वो अक्षर ही टाइप नहीं करता, या फेसबुक पे लिखते हैं या दूसरी जगहों पे लिखते हैं, तो ये कई तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आती है। और जब फोन पर लिखते हैं तो टाइप करते हैं, तो एक अक्षर को, एक शब्द को लिखने के लिए कोई और शब्द लिख करके फिर टाइप करना पड़ता है, वो शब्द ही नहीं आते। तो ये एक तरह से बहुत आसान रास्ता है। ये सिर्फ यहाँ लागू नहीं है, इसके अलावा आप देखिए जो रोमन लिपियों का जो मामला है, हमने जो जो देवनागरी लिपि की बात की, लिपियां दरअसल एक तरह के ताले हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति, ये ज्ञान पर लगे हुए ताले हैं कि दूसरा व्यक्ति उनको न पढ़ ले। क्योंकि पुराना जो समय था, जैसे आज पासपोर्ट और वीजा है, उसकी तरह से पुराने समय में भी अपने तरह की सरहदें थी। उस समय के लोगों ने, जैसे आज वकील फीस लेता है, उसी तरह से उस समय जो ब्राह्मण लोग थे, वो संस्कृत को डिकोड करने के लिए या उसका अर्थ बताने के लिए वो उनको बुलाया जाता था, जो आज इस परंपरा का हिस्सा हो गए हैं कि कोई कार्यक्रम ब्राह्मण के बिना नहीं हो सकता। शादी है, चाहे मृत्यु के संस्कार हैं, या जो दूसरे संस्कार है, किसी का जन्म है, ये बहुत सारे संस्कार हैं, तो उनमें ब्राह्मण आता है, फिर वो उसको अभी आजकल बताते नहीं है, लेकिन वो संस्कृत बोल के चले जाते हैं। पर वो एक तरह के ताले हैं। जैसे वकील, आपको अगर कानून पूरी तरह से पता है तो वकील की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, आपको वकील चाहिए, उसको बहुत भारी पैसा देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका मामला चला गया, तो अगर आप बहुत भारी पैसे वाले हैं तो ही आपको न्याय मिलेगा, वरना न्याय नहीं मिलेगा। खैर, वो दूसरी बात हो जाएगी। मैं थोड़ा लिपियों के बारे में, पूरे दुनिया के बारे में जैसे बताऊं आपको, कि अंग्रेजी जो भाषा है और जर्मन और डच, ये तीनों रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन जो जर्मनिक जनजातियां थी, वो पुराने समय में एक लिपि थी रूनिक, वो रूनिक स्क्रिप्ट में लिखती थी। और वो उनकी जो रूनिक स्क्रिप्ट है, वो हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट की तरह से भी थी। और उस स्क्रिप्ट को अब लोग भूल भी गए कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट भी थी। इसी तरह से जो स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन जो भाषा है, वो लैटिन में लिखी जाती थी, लेकिन आज उन्होंने लैटिन छोड़ दी है और वो रोमन में लिखी जाती है। इसी तरह से जो तुर्की है, तुर्की में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ भाषा के मामले में, और उन्होंने लैटिन लिपि, जो जो उसकी जो अरेबिक लिपि थी, जो नस्तालिक लिपि थी, उसको छोड़ करके उन्होंने रोमन को अपना लिया। आज पूरी जो नई जो तुर्की भाषा है, वो मॉडर्न तुर्की जो है, वो सारी रोमन में लिखी जाती है। इसी तरह से अगर हम वियतनामी भाषा की बात करें, तो वियतनामी भाषा जो है, उसके सारे अक्षर पहले चीनी जो वर्ण है, चू नोम जिसको बोलते थे, ये उसमें लिखी जाती थी। लेकिन आज सारी वियतनामी जो भाषा है, पूरी पूरी जो उसकी जितनी भी शैलियां हैं, वियतनामीज जो भाषाएं या वियतनामी है, वो सारी रोमन में लिखी जाती है। इसी तरह से जो इंडोनेशियाई जो भाषा है, वो रोमन में लिखी जाती है, लेकिन उसकी पुरानी जो स्क्रिप्ट थी, वो जावी स्क्रिप्ट थी। और वो जावी जो स्क्रिप्ट थी, वो जो प्राचीन भारत की स्क्रिप्ट थी, मतलब प्राचीन क्या, प्रागैतिहासिक भारत में जो इस्तेमाल होती थी, ब्राह्मी लिपि, ये उसके करीबी भाषा है। इसी तरह से कोंकणी जो है, वो देवनागरी में लिखी जाती थी, लेकिन कोंकणी वालों ने देवनागरी को छोड़ कर और अब रोमन को अपना लिया, और वो रोमन में लिखी जाती है। तो जो लिपियों का मामला है, वो कल अगर हम 10 साल 20 साल बाद देखें, तो बाकायदा हिंदी रोमन पे आ सकती है। और हो सकता है कि ये थोड़े दिन बाद में, 5 साल 10 साल बाद में, ये जब ज्यादा चीजें चलेंगी, तो जो जो पाकिस्तान की युवा पीढ़ी है और भारत की जो युवा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ियां युवा होंगी, वो हो सकता है रोमन अपना करके, और ये जो बैरियर हैं दोनों देशों के बीच भाषा के, उनको तोड़ दे। और वो जो दूसरी लिपियों के बैरियर हैं, वो भी टूट जाए भारत के भीतर भी। तो आज हम कितने बैरियर्स के बीच, तालों के बीच बंद हैं, वो सारे ताले आने वाले समय में रोमन के माध्यम से खुल सकते हैं। बिल्कुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जेंजी ने सिद्ध कर दिया है कि उन्हें अब इन बुजुर्ग तालों की ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था में परिवर्तन करना हो, भ्रष्टाचार को रोकना हो और व्यवस्था को सुधारना हो, तो वे अकेले ही काफ़ी हैं। उन्हें किसी राजनीति की ज़रूरत नहीं है, वे अपने बलबूते पर अपना संघर्ष खुद कर रहे हैं।
तो जनजी के ऊपर आपने बहुत अच्छा एक लेख लिखा है, और पढ़ने के बाद महसूस होता है कि साहित्य की उत्तम कृति है। इससे पहले आपने जैसे शूद्र, एक लंबी जो कविता आपने लिखी है, पूरी पुस्तक बनी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ अपने विचार साझा करना चाहेंगे आप? दरअसल मैं जब अपने गांव में था तो म, मतलब आप देखिए कि कई तरह परिवारों में पालन पोषण होता है, बहुत सारे लोगों को जातियों के बारे में और धर्म के बारे में पता चल जाता है, लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से मुझे ये पता नहीं था कि जातियां या धर्म क्या होते हैं या किस तरह से उसमें होता है। ये 5वीं कक्षा तक की बात थी। तो उस दौरान मैं बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ भेदभाव देखता था। और एक बार मैंने देखा कि हमारे गांव के एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारे घर के लिए अक्सर बहुत खूब चारपाइयाँ बनाते थे। तो बल्कि और गांव के बजाय वो हमारे घर के लिए मतलब जब मेरी माँ को वो चारपाइयाँ बड़ी पसंद होती थी तो वो उसमें फूल वगैरह बना करके और इस तरह से करते थे। लेकिन मुझे वो बहुत बड़े कलाकार लगते थे। लेकिन उनके बेटी की शादी थी तो पता चला कि उनके यहाँ कोई पंडित नहीं मिल रहा है, कोई शादी नहीं करवाने वाला, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरे पिता के सामने, मेरे पिता घोड़े पे, मैं उनके साथ था, जा रहे थे कहीं, तो वो रोने लग गए रास्ते में कि बेटी की शादी है, कोई पंडित मिल रहा। तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे भेदभाव थे जो दिखाई देते थे। कोई किसी के घर जा रहा है, उसका पानी नहीं पी रहा। एक बार हम किसी ट्रैक्टर में आ रहे थे तो किसी लड़की ने, जो ट्रैक्टर के मालिक किसान थे, उनका खाना छू दिया तो उन्होंने उस खाने को फेंक दिया और बहुत गाली गलौज किया। एक बार हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा मकान बन रहा था, तो उस मकान में एक बहुत बड़े चौधरी साहब थे। तो उनके जो मकान को बनाने वाला कारीगर था, वो चारपाई पर उनके बराबर बैठ गया। तो वो उससे बहुत मारपीट करने लगे। तो मेरे पिता ने आकर के कहा कि अभी तो ये इंसान बैठा है, थोड़ी देर पहले तुम्हारे यहाँ तुम्हारी चारपाई पे तुम्हारे साथ कुत्ता बैठा था, तब तो तुमने ऐसा कुछ किया नहीं। तो ये इस तरह के बहुत सारे भेदभाव जब मैंने देखे थे। और जब मैं 9वीं कक्षा में एक स्कूल में आया तो हमारे यहाँ भित्ति पत्रिका निकलती थी। तो भित्ति पत्रिका के लिए हमसे कविताएं मांगी गई थी। तो म- मुझे भी कहा गया कि आप कविता दीजिए। तो मैंने कहा कविता क्या होती है, मुझे ज्यादा पता नहीं था। तो उसी दौरान उन्होंने कहा कुछ लिख के दे दीजिए। तो मैंने एक चीज ऐसे ही लिखी, तो लिख करके दे दी। तो वो कविता एक छोटी कविता थी उस समय। और फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती गई, फिर और बड़ी होती गई। फिर मतलब वो मुझे उद्वेलित जैसे जैसे करती थी। उसमें कभी एक लाइन जुड़ी, कभी 2 लाइन जुड़ी। तो इस तरह से बड़े लंबे समय में ये शूद्र जो एक पूरा जो काव्य ग्रंथ टाइप का या काव्य नुमा बना, एक लंबी कविता बनी जिसमें भारत में जिन्हें शूद्र कहा गया, दलित कहा गया, जो भारत की आबादी का एक जो नॉन ब्राह्मण, नॉन राजपूत, नॉन क्षत्रिय और नॉन वैश्य जो क्लास थी, पूरा एक देश जिसे मतलब इस तरह से गरियाया गया, उस जिसे उपेक्षित किया गया। तो मुझे उसकी पीड़ाओं को देखने का मौका मिला। और उन पीड़ाओं को जो अभिव्यक्ति दी, वो एक शूद्र इस कविता के रूप में, लंबी कविता के रूप में सामने आई। और उसमें ये बताया गया है कि ठीक है, अत्याचार, जुल्म जो कुछ थे वो बातें हैं उसमें। पर एक ये बताया गया कि भारत का निर्माण और भारतीय जो सभ्यता है वो तो इन्हीं लोगों की बनाई हुई है, इन्हीं के पसीने से, इन्हीं के खून से सींची हुई है। कोई दूसरा दावेदारी कैसे कर सकता है। तो वो एक बड़े व्यापक वितान में, और एक भारतीय सभ्यता का जो वास्तव में उसके शिल्पकार हैं, जिन लोगों की वो सभ्यता बनाई हुई है, उन्हें आज हम उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उन्हें, उनकी भूमिका को स्वीकार नहीं करते, या कभी कहते हैं कि वो रिजर्वेशन के माध्यम से आ रहे हैं, वो प्रतिभावान नहीं है, या 100 तरह की जो मतलब दोषारोपण उन पर किया जाता है, अपनी कुंठाएं लादी जाती हैं। तो वो पूरा जो शूद्र है, वो इसी इसी पर वो कविता है लंबी। और इसी का ही वो पूरा खाका या मनो का है। इससे पहले एक कविताओं का संग्रह आया था, अम, मतलब जो आपने शुरू में जिसका जिक्र किया, कुछ इस जी। तरह आना। जी। तो
ऐसे ये दो दो पोइट्री की किताबें हैं, और एक राष्ट्रवाद और उसके नव परिप्रेक्ष्य करके एक किताब थी। तो ये दो दो तीन किताब। बहुत अच्छा आपका काम है। आपकी भाषा, आपकी शैली और आपकी जो शोध की आपकी जो प्रवृत्ति है, उसने आपको साहित्य के सबसे ऊंचे सोपान पर पहुंचा दिया है। मैंने शूद्र आपकी कविता पुस्तक कभी पढ़ तो मैं नहीं पाई हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य में भारत की शिक्षा व्यवस्था में यदि सरकार की ओर से कोई ऐसा प्रयास हो जाए कि उसको स्कूल तो नहीं लेकिन ग्रेजुएशन के लेवल पे यदि हिंदी के स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दिया जाए, तो न सिर्फ आपकी जो सोच है, आपकी जो खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम सबके हैं। वो हम लोगों ने या तो उधर रह करके उन चीजों को देखा और अनुभव किया है, या इधर रह करके देखा और अनुभव किया है। हम में से सभी लोगों ने, और अभी भी हम लोग उस चीज को हम अनुभव करते रहते हैं। तो यदि हमारे विद्यार्थी पढ़ेंगे, भाषा के विद्यार्थी, साहित्य के विद्यार्थी, तो एक बहुत अच्छी उनके लिए बहुत अच्छी साहित्यिक ग्रंथ है जो उसकी रचना आपने की है। तो यदि कभी चाहे तो उसको बच्चों को पढ़ने के लिए कोर्स में, सिलेबस में शामिल कर सकती है। और जो आज के जो जनरेशन है उसको जो आपने गौरव और सम्मान दिया है, खास तौर पे मैं देख रही हूँ कि आपने तो 7 महीने पहले ही इतना सब कुछ उसके बारे में लिखा। आज जब 30 दिन, 1 महीना ये जब लड़ रहे, इस तरह से गाली दे रहे हैं और वहां पे जूझ रहे हैं, उनके पेरेंट्स परेशान है, चिंतित है कि बच्चे वहां जा रहे हैं, उनका करियर खराब हो जाएगा, जेल में चले गए, उनके ऊपर एफआईआर हो गई, तो आगे कोई नौकरी नहीं देगा, बेचारे क्या करेंगे। इधर माँ बाप परेशान है, उधर बच्चे बिल्कुल निडर होकर के अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि व्यवस्था के वो बुजुर्ग ताले इतने जर्जर हो गए, इतने उनके ऊपर जंग की परतें चढ़ गई हैं कि उनको खोलने के लिए कोई नहीं आएगा, उन्हें खुद ही खोलना पड़ेगा। और खोलने के लिए जंतर मंतर पर जाकर उन पर प्रहार करना पड़ेगा। किस चीज का प्रहार? धरने का प्रहार, प्रदर्शन का प्रहार, गाली गलौज का प्रहार। मगर प्रहार करने से वो बुजुर्ग ताले टूटेंगे जरूर, और टूटे भी हैं। लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। आपने 7 महीने पहले उनके बारे में उनकी तारीफ की, आज एकदम से 2 दिन से मैं देख रही हूँ, मैं भी जैसे बहुत सारे लोगों को सुन रही हूँ, बड़े बड़े पत्रकारों को और राजनीतिक विश्लेषकों का मैं अध्ययन समझ रही हूँ। वे सभी लोग आज उनकी तारीफ कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं वो। तो वो गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो गाली, माँ के पेट से तो कोई गाली सीख करके नहीं आता, तो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने गालियां सुनी ही होंगी। तो जब वो गालियां, यानी उनको गालियां उनके माता पिता ने सिखाई, उनसे पहले वाली पीढ़ियों ने सिखाई, और अब जब वो गाली दे रहे हैं, लेकिन वो गाली किस संदर्भ में दे रहे हैं ये देखिए ना। वो कहाँ दे रहे हैं गाली? मतलब स्थिति इतनी खराब कर दी गई कि और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा उन बच्चों को। लेकिन सबसे अच्छी बात नहीं क्या है, एक बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि उन लोगों ने अपनी बात कम से कम हम जैसे लोगों के मस्तिष्क तक पहुंचा ही दी कि हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। भले ही भाषा साहित्यिक ना हो, भले ही इंग्लिश में लिखें या शॉर्ट फॉर्म में रोमन में लिखें, भले ही हम अभद्र भाषा का प्रयोग करें, पर हमारी बात का जो तथ्य है, जो सत्य है, जो हम साबित करना चाहते हैं, कम से कम वो तो समझो। दरअसल ये मैं भी पहले यही सोच रहा था कि गाली आई कहाँ से, किसने सीखी, सिखाई किसने। पहले किसी पीढ़ी ने बहुत पहले बोली होगी, फिर वो छनती हुई आई, तो इस पे नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल इसका मामला ये है कि पहले क्या था कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास डंडा था, आपने डंडा चलाया, तो सामने वाला डंडा उठा लाया, तो आपको लगता है कि ये तो मेरे बराबर आ गया। फिर आप तलवार ले आई, सामने वाला तलवार ले आता है, मुकाबला करता है। फिर एक जो वर्चस्वशाली सत्ता होती है, वर्दी पहना देती है, और वर्दी पहना करके डंडा चलाए, तो उस डंडे की ताकत 1000 या लाख गुना ज्यादा बढ़ती है। आप ये देखिए कि ये लड़कियां, अब तक इन लड़कियों को, महिलाओं को कैसे चुप कराया जाता था? उनको चुप कराया जाता था गाली दे करके।
ठीक है। और जैसे कोई लड़की अपना अधिकार मांग रही है, बोल रही है, तो उसको कुछ शब्द बोल दिया, एक शब्द बोल दिया बड़ा तीखा सारा, और वो डर के बेचारी चुप हो जाती थी। ठीक है। तो असल में क्या है कि वो गाली नहीं है, वो जो चुप कराने के लिए हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, वो हथियार अब उसने उठा लिया है। अब आपको लग रहा है कि वो गाली दे रही है, तब आपको नहीं लग रहा था जब आप दे रहे थे। जब आप उसको कह रहे थे, कोस रहे थे, अपने शब्दकोश में से जो चीजें सहेज के रखे हुए थे, वो गालियां नहीं थी, वो डंडे थे, वो तलवारें थी, वो उनके उनके मन को, उनकी रूह को क्षत विक्षत करने वाली चीजें थी। लेकिन अब हुआ क्या कि तब तक वो गाली नहीं थी। तो अभी अभी इस आंदोलन से पहले तक जो भारत में इतनी पत्रकार, महिला पत्रकार हैं, जागरूक पत्रकार हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति लिख रही थी, आप उनको लिख रहे थे कि बलात्कार कर लेंगे, आप उनको गंदी गालियां लिख रहे थे, अश्लील बातें लिख रहे थे। कभी किसी को नहीं लगा कि भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत खराब हो रही है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये सनातन संस्कृति नहीं है, ये सीता का देश है, ये सावित्री का देश है, ये गार्गी का देश है, ये मतलब ये वो देश है जहाँ सती का गुणगान होता है। किसी ने नहीं कहा कि भाई आप महिला को गाली क्यों देते हो, महिला माँ होती है। आप भाषण देते शुरू करते हैं कि आदरणीय मातृशक्ति, तो मातृशक्ति को आप तो गाली दे रहे थे, आपको कभी नहीं लगा गाली आ रही है। लेकिन जैसे ही ये लड़कियां बैठी और उन्होंने उसी तरह के शब्द एक बहुत अलग लहजे के साथ, आप उनका लहजा भी देख सकते हैं। आप जितनी एक खास तरह के लोग जो मेल डोमिनेंस वाले, एक खास तरह के संकीर्णतावादी लोग, एक खास तरह के अपने आप को राष्ट्रवादी तथाकथित देशभक्त कहने वाले लोग, उनकी गालियों के अंदाज, उनकी भाषा, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी दैहिक भंगिमा देखेंगे और इनकी देखेंगे तो उसमें एक अंतर प्रतीत साफ नजर आएगा। तो आप ये देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीजें ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूं कि ये हथियार जो आप अब तक इस्तेमाल कर रहे हो, वही आपका हथियार आपके हाथ से छीन कर और उन्होंने आपके खिलाफ इस्तेमाल किया, तो आपको लग रहा है कि ये गाली है। ये एक ठीक बिंदु पर आप अब आए हैं, क्योंकि गाली है ये एहसास आपको आज हुआ है, ये एहसास कल नहीं हुआ था। कल आप जो भारत में इतनी इतनी पत्रकार हैं जो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लिख रही हैं, जो सोशल मीडिया में लिख रही थी, आप कुछ भी बोल रहे थे। और सबसे हैरानीजनक बात देखिए कि भारत की सेना का प्रमुख व्यक्ति जो उस पद पे बैठा हुआ था और जो भारत के रक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भारत की प्रेस को प्रेस्टिट्यूट कहा। आप देखिए कि हम गटर में जा रहे हैं या जा रहे थे। आप देखिए, आपको आलोचना करनी है, आप कहिए प्रेस खराब हो गई है, वो उसके जो हालात हैं, जो जो जितने भी खराब है, आप उसको बताइए। क्योंकि खराब को आप खराब बताएंगे, कौन बुरा मानेगा। लेकिन उसका एक तरीका है। ये तरीका आज आप बता रहे हो कि लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसलिए आप अपने पहले घर को भी सुधारिए कि वो जो आपके लोग बोल रहे हैं या आज भी बोल रहे हैं, उनको भी उस पे विचार करना चाहिए कि कोई आपका हथियार उठा करके आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ये वो नहीं बात है कि गाली किसने बनाई थी, 500 साल पहले बनाई थी। आप ये देखिए कि ये जेनजी भी कोई उम्र वाला मामला नहीं है जो ये कह रहे हैं कि 97 में, या हम लोग भी टेक्निकली लिखते हैं कि इतने में जो पैदा हुआ और इस पे आकर के यहाँ तक हो गया। आप त्रिभुवन जी, एक बात मुझे ए, आपसे पूछनी है। एक सेकंड अ, बस, मैं एक बात। हाँ आप जी। देखिए कि ये जो उम्र वाला मामला आया, उसमें एक बुजुर्ग महिला को आपने सुना होगा, वो बिल्कुल गालियां दे रही है और खुले दे रही है, गलत बोल रही है। लेकिन जिस निडरता से, जिस ढंग से वो बोल रही है, वो आप क्या कहेंगे? जैन जी थोड़े बोल रही है, तो वो तो उसकी जो दादी की उम्र की वहां महिला गई हुई है, वो भी बोल रही है। तो इसलिए बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आपका हथियार इन नई पीढ़ी ने उठा करके आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं बिल्कुल बात के शुरू में जाना चाहती हूँ कि गाली, गाली गलौज, मतलब गाली। अब गाली क्या होती है? जैसे कि एक बहुत ही सुसंस्कृत भाषा में कुछ कहा जाए तो सामने वाला भी सुसंस्कृत व्यक्ति है, तो उसको कुछ भी कहा जाए ऐसा बहुत ही सभ्य साहित्यिक भाषा में, तो सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए वो गाली है।
कौन गाली दे रहा है? गाली दे रहा है एक आदमी। किसको दे रहा है? किसी को, दूसरे आदमी को दे रहा है। गाली किस, उसकी महिला को लेके दी जा रही है, उसकी बहन को लेके, उसकी माँ को लेके। माताओं, बहनों या महिलाओं के शरीर के अंगों के नाम रखे गए, कभी रखे गए होंगे, हमें नहीं पता किसने रखे। उन नामों का मतलब गाली था। उन नामों से व्यक्तियों ने, आदमियों ने दूसरे आदमियों को बेइज्जत करना शुरू किया, गाली देना शुरू किया। उनकी महिलाओं, दोनों ने अपनी एक दूसरे की महिलाओं को गाली दे करके अपना वर्चस्व स्थापित किया। कहने का मतलब कि हम एक पितृसत्तात्मक समाज में हजारों साल इन गालियों को परिष्कृत होते देखते रहे। आज ये स्थिति आ गई कि वही गाली अभी दादी ने भी दी और पोती भी दे रही है। लेकिन वो जब महिला गाली दे रही है तो सबके खटका लग गया कि अरे लड़कियां गाली दे रही हैं, लड़के भी गाली दे रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर उतना चर्चा नहीं है, क्योंकि ये सामान्य बात है। आदमी गाली दे रहे हैं, लड़के गाली दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हैं? अपनी महिलाओं, अपनी समाज की, अपने परिवार की, अपने घरों की महिलाओं के लिए नाम रख के, उनके शरीर की बनावट के ऊपर नाम रख के उनको बेइज्जत कर रहे हैं। हम किस तरह की संस्कृति में से निकल कर आ रहे हैं और हम आज कहाँ जा रहे हैं? ऐसा हो ही क्यों कि कोई भी महिला हो, पुरुष हो, जेंजी हो, दादी हो, दादा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसको इस तरह से, वो जो कभी हज़ारों साल या 500 साल या हो सकता है 200 साल से चली हो, मुझे नहीं पता, उन शब्दों का ही इस्तेमाल करने की क्यों ज़रूरत पड़े? मतलब मैं इससे बहुत, मेरा मन में बहुत क्लेश होता है। मैं कहती हूँ, आपने कहा कि महिलाओं को चुप करा दिया जाता था एक गाली नुमा कोई शब्द दे करके, कि अगर उसने अपने अधिकार की बात की या अपने स्वाभिमान की रक्षा की भी बात की, या प्रेस को प्रेस्टिट्यूट कह दिया एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, तो कौन है ये लोग जो प्रोस्टिट्यूट ही बनाते हैं या संस्कृति को इस तरह से अपने ही अंदाज में उसका इस्तेमाल करते, उसका शोषण करते रहे। सिर्फ शोषण जातियों का नहीं हुआ, शोषण महिलाओं का भी हुआ। शोषण उस पितृसत्तात्मक सोच ने किया। उसमें कोई भी हो सकता है। एक व्यक्ति अपने आसपास अपनी दादी, ताई, बुआ, उन जो खुद भी महिलाएं थी, उनको अपनी पितृसत्तात्मक सोच का पोषण करने के लिए अपने आसपास लगा के रखता था। और फिर वे सारी महिलाएं अपनी एक नाजुक सी, सुंदर सी, जो लड़की किसी की बेटी थी, उस बहू का उसी सोच के अनुसार उसका शोषण करती रहीं। और हम गाली देते रहे। और आज गाली देते देते स्थिति ये आई, गाली आज भी दे रहे हैं, लेकिन लड़की नहीं देनी चाहिए। लड़का तो दे, लड़की नहीं देनी चाहिए, लड़की को गाली नहीं देनी है। तो कहाँ जा रहे हैं हम? दरअसल बात ये, जो गाली है वो कुछ भी नहीं है। अगर हम शब्दों के इतिहास में जाएं तो मनुष्य की एक जो विकृत सोच है वो इन शब्दों के माध्यम से दिखाई देती है। उन लोगों की सोच दिखाई देती है जो स्त्री के खिलाफ थे। कैसे? आप देखिए, एक शब्द है साहस, जो आपने बहुत बार सुना होगा। ये शब्द, मैं अगर आपको कहूं कि आप बहुत साहसी हैं तो आप प्रसन्न होंगे कि नाराज होंगे? आप प्रसन्न होंगे। लेकिन अगर इस शब्द का इतिहास देखा जाए और उस इतिहास को पुस्तकों में देखा जाए, उसमें आप देखिए कि जो मनुस्मृति है उसमें साहस शब्द इस्तेमाल हुआ है। साहस का अर्थ वहां बलात्कार है, वहां चोरी है। साहस करना, जो साहसी शब्द है कि ये साहसी है, इसका मतलब है कि वो या तो रेप करके आया है या वो चोर है, किसी की कोई वस्तु उठा कर लाया है। तो आप देखिए कि शब्द मनु स्मृति में या मनु के काल में एक बहुत घृणास्पद शब्द था, उस शब्द को हमने इतना, मतलब, सकारात्मक बना दिया। ठीक है। इसी तरह से जो गालियों में कुछ शब्द प्रयुक्त होते हैं वो संस्कृत में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होते हैं, और वो शब्द बहुत सुंदर शब्द हैं। बहुत ही, मतलब, कहीं उनमें अश्लीलता या कहीं उनमें फूहड़ता या भोंडापन नहीं है।
वो इतने सुंदर संदर्भों में इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन चूंकि वो स्त्री को बहुत बुरी तरह से उन्होंने टारगेट करना था, निशाना बनाना था, इसलिए उन शब्दों को उस नकारात्मक तरीके में ले गए। तो जो पॉजिटिव चीज थी, जो जो ठीक चीज थी, उसको नकारात्मक बनाया गया, और जो नकारात्मक चीज थी उसको पुरुषों से जुड़ी हुई है तो उसको ठीक किया गया। तो आप देखिए कि समाज में बलात्कार करना साहस का काम हो गया, और जो कोई संबंध बनाना था वो एक चीज स्त्री के हिसाब से खराब हो गया। यानी कि साला शब्द जब कहा जाता है तो वो एक टारगेटेड बात है कि देखिए ये इतनी बुरी बात हो गई है कि ये रिश्ता बन गया। तो रिश्ता बनाना एक स्त्री के प्रति जो पितृसत्तात्मकता कहें या पुरुष सत्तात्मकता कहें, ये उसका एक विकृत और रुग्ण रूप है, ये गालियां। इसलिए जब कोई पुरुष ये गाली देता है तो ये उस सोच से मेल खाती है, लेकिन इसी तरह की गालियां जब कोई स्त्री देती है तो ये उसी हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने आप का बचाव करना भी है कि तुम मुझे गाली देके डरा नहीं सकते। तो इसलिए ये जो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से या एक निडरता की दृष्टि से, एक समय के सत्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमें इस तरह से कुछ नए परिप्रेक्ष्य देती हैं सोचने को, कि जिनके माध्यम से हम सोच सकते हैं। जी। अब जो ये जेंजी है, ये बहुत, इनके अंदर बहुत उबाल है, बहुत ऊर्जा है, बहुत पोटेंशियल है। अब उन बुजुर्ग तालों की, यानी कि हमारे जनरेशन के लोगों की, जो इस समय सत्ता को, व्यवस्था को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, ये उनका कर्तव्य बन जाता है, उनका फ़र्ज़ बन जाता है कि इस उबलते जो सैलाब है, जो उबल रहा है, जो चारों तरफ भर के आ रहा है, इसको सही रास्ते, सही दिशा दे, सही तरीके से चैनलाइज करें, जो देश के काम आ सके। एक जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, उसको ठीक रास्ते पे डालें, अच्छे से वो पढ़ें, देश के काम आए, देश की सेवा करें। तो थोड़ी सी बात भ्रष्टाचरण की कर लेते हैं, भ्रष्टाचार की। वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि इन आंदोलनों और विरोधों के जड़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ ही उठाई गई है। वो कैसे ठीक होगा? उसके लिए कोई सॉल्यूशन आपके पास है? नहीं, वो सॉल्यूशन जवाबदेही है कि जो जवाबदेही की प्रक्रियाएं हैं, जो हमारा सरकार का जो संवैधानिक तंत्र है, उसको ज्यादा दुरुस्त और ज्यादा जवाबदेह जब बनाएंगे तो वो ठीक होगा। हमने जो सिस्टम बना रखा है उसको क्या करते हैं ये लोग कि वैसा ही बनाए रखने के लिए कोई दूसरा सिस्टम ले आओ, तो वो रिप्लेस जो करते हैं वो तो एक खराब चीज को हटा के कोई दूसरी खराब चीज, बल्कि जो सिस्टम होता है उसको सुधारा जाना चाहिए, उसको जवाबदेह बनाना चाहिए। जो जितना जवाबदेह होगा, जो जो खामी है उसको धीरे धीरे दूर कर लीजिए, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप उसके साथ खेल करेंगे, उसको अपने अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीजें खराब होंगी। तो ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कबीर जो है वो उनका एक बहुत पुराना पद है कि सरवर तटी हंसनी तिसाई, कि सरोवर के तट पे एक हंसनी जो है वो प्यासी बैठी है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि वो क्यों प्यासी है, कैसे कैसे प्यासी है। वो बहुत छोटा पद है, इन छोटी छोटे टुकड़ों में उसमें बड़ी बातें हैं। आखिर में कबीर कहते हैं कि उसमें एक और पंक्ति है कि सहज सुभाई मिले राम राई, कि सरवर तट पर जो हंसनी तिसाई है वो प्यासी नहीं रहेगी। इसका इलाज ये है कि सहज स्वभाव की जो सहजता है, हमें उससे काम करना चाहिए, उसी से चीजें होंगी। अगर हम सहजता से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए जो सबको सबके इलाज पता है, किसको नहीं है, लेकिन चूंकि जो सत्ता में जो लोग हैं, जो सिस्टम में लोग हैं, जो आप ये देखिए कि आपने इतने लोगों को लड़ाई लड़ते देखा है। महिलाएं अधिकारों की मांग करती हैं, किसान अधिकारों की मांग करते हैं, कर्मचारी सारे अधिकारों की मांग करते हैं, मतलब पत्रकार, व्यापारी, सब लोग। लेकिन आपने देखा होगा कि अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला या कभी के जो बड़े पूंजीपति थे उनको कोई मांग करनी पड़ी, या आईएएस अधिकारियों को कभी कोई मांग करनी पड़ी क्या? क्योंकि वो लोग सिस्टम को चलाते हैं तो वो अपने
व्यवस्था कर लेते हैं। आप देखिए जब विधानसभाओं में विधायकों के और लोकसभा और राज्यसभा में जब सांसदों के तनख्वाहें भत्ते बढ़ने होते हैं तो कोई उसका विरोध नहीं करता, सब एक तरह से कर लेते हैं। तो आप बजाय एक दूसरे पे दोषारोपण करने के, जो सिस्टम को ठीक करना है उस सिस्टम को ठीक कीजिए। यही क्यों, जैसे कोई बिल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई चाहे बीजेपी बिल तैयार करे, चाहे कांग्रेस तैयार करे, चाहे समाजवादी करे, चाहे तृणमूल करे, चाहे आम आदमी करे, कोई भी पार्टी हो, क्या वो कभी उस बिल का ड्राफ्ट अपनी पार्टी के लोगों के बीच में भी वितरित करती है कि जाओ तुम लोग लोगों से पूछो, विचार करो कि इसमें क्या कैसे यह बनना चाहिए, और फिर उसके बाद में वो अपनी पार्टी के सांसदों के बीच में विचार करें, फिर वो संसद में सोचें, उस पर डिबेट करवाएं, फिर उसको लागू करें। अभी तो ये है कि एक कानून किसी आईएएस अधिकारी ने या जो कानून के जानकार लोग हैं उन्होंने ड्राफ्ट किया, वो सीधा पीएमओ से, चाहे किसी की सरकार हो, वो लोकसभा या विधानसभा में आता है और उस संसद में वो या विधानसभा में पारित किया जाता है, और जो सत्ता में उसका समर्थन करते हैं और जो विरोध में है विपक्षी पार्टी है वो उसका विरोध करती है। तो आप ये देखिए कि चीजों को ठीक करने के प्रति हमने जो हमारे संविधान में जो सिस्टम बनाया था उसका हम पालन नहीं करते। उसका पालन करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, वरना अगर इस तरह से ही चलते तो भारत का संविधान इतना अच्छा थोड़े हो सकता था। क्योंकि वो संविधान भारत का अच्छा इसलिए बना कि उसमें इतनी बड़ी डिबेट हुई। भारतीय संविधान जब पूरा हो गया, उसके आखिरी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी काम की बात कही। अंबेडकर साहब ने कहा कि देखिए ये संविधान बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर ये संविधान सत्ता में खराब लोग बैठे तो ये संविधान बहुत खराब होगा, लेकिन अगर अच्छे लोग बैठे, इसको अच्छा किया, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बहुत पहले ये बात कही। तो असल में उसमें जो आपके मन की बात है, जो आपके आप जिस तौर तरीके से चलना चाहते हो, आपका जो मंतव्य है, मकसद है, वो क्या है, वो उस पर निर्भर करता है। एक और बात, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहा था कि यदि संविधान खराब निकला तो उसको सबसे जलाने वाला व्यक्ति सबसे पहले मैं होऊंगा, कि मैं ही जला दूंगा उसको। इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि उनको पता था कि संविधान नेक है, अच्छा है, सही है, हमारे लिए सही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि यदि संविधान खराब, संविधान को, सत्ता को चलाने वाले लोग यदि खराब निकले तो संविधान खराब साबित होगा, और अगर अच्छे लोग हुए तो अच्छा साबित होगा। संविधान तो अच्छा ही है, खराब हुआ तो मैं ही जलाऊंगा सबसे पहले। अब बात करते हैं इस बात की कि कुछ खराब लोगों ने अच्छे शब्दों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर करके उनको गाली बना दिया, और जो खराब शब्द थे उनको अच्छे रेफरेंस में इस्तेमाल करते करते अच्छा बना दिया। तो शुरुआत वहाँ पे पहुँच गई जहाँ से कुछ जो खराब लोग थे, या बैड सीड जिसको कहते हैं, जिन्होंने, जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, उन्होंने इस तरह से किया। आज हम लोग लड़ रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। हम में से कुछ लोग पदासीन हैं, कुछ लोग बाहर हैं। जो लोग मांग कर रहे हैं, अभी आपने मांग करने वाले और देने वाले दो लोगों की चर्चा की, तो ये जो मांग कर रहे हैं ये हमारे ही तो बच्चे हैं, ये हम ही तो हैं। अब हम अगर उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनके साथ हम इस तरह से व्यवहार करेंगे कि पेपर लीक हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब बच्चे जो बिल्कुल बहुत मुश्किलों से उस स्तर तक पहुंच पाते हैं कि नीट का एग्ज़ाम दें या कुछ भी, कोई भी आगे की पढ़ाई करना चाहे, तो यदि हम उनके साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो शर्म तो हमें ही आनी चाहिए ना। हम जैसे, हमें मतलब मैं अपनी और आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रही हूँ, इस जनरेशन की बात कर रही हूँ। क्योंकि छतरी की जगह पर हम लोग हैं, जो छत्र छाया जिसे कहते हैं, पिता की या बड़े की छत्र छाया, उस पर तो हम ही है ना, हमारा कर्तव्य बनता है। तो त्रिभुवन जी, आप इसके बारे में कुछ कहिए। मुक्ति बोध ने बहुत पहले कहा था कि चांदनी के चेहरे पर धूल का पर्दा पड़ा हुआ है। तो दरअसल जो संविधान के रूप में हमें चांदनी मिली थी, उस पे सत्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए धूल के पर्दे समय पर डाले हैं।
आप देखिए, ये जागरूकता है, ये बहुत बड़ी जागरूकता है कि डंडा चलाना, मारना पीटना, उसके प्रति देश में इतना गुस्सा पैदा हुआ, आक्रोश पैदा हुआ। इसी देश में युवाओं ने जब परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ी थी, तो उन पे बंदूकों से भी हमले हुए और सरकारों ने उनको मारा भी। भले वो पश्चिम बंगाल के आंदोलन हो, भले वो आंध्र के आंदोलन हो, भले वो बिहार के आंदोलन हो, और भले वो ब्रिटिश समय में किए गए आंदोलन हो। सरदार भगत सिंह को फांसी चढ़ा देना, और उस फांसी के दौरान उन जैसे कितने ही नौजवानों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बहुत सारे लोगों को फांसी चढ़ाया गया। तो जो सत्ताएं होती हैं, उनकी अपनी क्रूरताएं होती हैं, उनका एक वहशी तरीका होता है, वो उसे इस्तेमाल करती हैं। आप देखिए कि अ, अभी की घटना में बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्दी में नहीं थे, जिन्होंने जूते नहीं पहन रखे थे, जिन्होंने हाथों में तीखे मतलब कीलें गड़े डंडे ले रखे थे, उन्होंने वो चलाए। पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ। वो मामला अभी जांच के तहत आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है जिसमें असम के मुख्यमंत्री को कोट किया गया है, और काफी और लोगों को, कि असम में 3 सरकार में मौजूद जो लोग हैं, उनके बच्चों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और मोदी सरकार की आलोचना की। तो वो उसके ऊपर असम के जो मुख्यमंत्री हैं, और जो बहुत ज्यादा विकराल ढंग से मुखर व्यक्ति हैं और इन इन आंदोलनों के खिलाफ हैं, उनका ये कहना था कि कल को हो सकता, उसका कोई जवाब नहीं सूझा उनको, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कल को मेरा बेटा वकील बने और वो इन्हीं की वकालत करे हो, और हम हमारी ये बात मानते ही नहीं है, ये पीढ़ी ऐसी हो गई है, क्या करें। तो ये जो असहाय चीजें हैं, ये दरअसल इस जागरूकता का नतीजा है कि मतलब नई जो कौंपलें उग रही है, उन्होंने जर्जर पेड़ों की बात मानना मना कर दिया है। उन्होंने आंधियों से दिया कि भाई तुम चाहे कितनी भी जोर से चलो, आप हमें पत्ता बनने से नहीं रोक सकते, आप हमें टहनी बनने से नहीं रोक सकते, आप हमें नए बदलाव, नए फूल खिलने, नई महक देने से नहीं रोक सकते। तो जो एक बदलाव आया है, हर युग में आता है। ये दुनिया यहाँ तक ऐसे ही नहीं आई है। पता नहीं कितनी कितनी तरह की लड़ाइयां, कितनी कितनी तरह की क्रूरताएं समय में हुई हैं, और ये एक उथल पुथल चलती रही है। ये जो हम द्वंद्ववाद का या द्वंद्वात्मकता का जो मार्क्सवादी इतिहास पढ़ते हैं, उसके साथ आप देखिए कि द्वंद्वात्मकता का अपना सच है, लेकिन एकात्मकता का अपना सच है। जो समाज कभी आपस में द्वंद्व करता है, वो एकात्म होता है, तादात्म्य करता है, और वो तादात्म्यता आज हमें साफ तौर पर दिखाई देती है। और आप देखिए कि ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इन्होंने जाने कहां कहां से एकत्र होकर के, कोई इनकी कोई एक पार्टी नहीं है, कोई एक इनका किसी का विचार एक नहीं है, ये किसी एक झंडे के तले नहीं है। इसके बावजूद वो लोग एकदम एकत्र हो गए, और एक बार आंदोलन खड़ा हो गया, और वो उसने बहुत ज्यादा समय संसाधन नहीं लिए तत्काल। और दूसरा, ये उन लोगों को उन्होंने अपनी मांग मनवाई जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि फेसबुक पर जिन लोगों ने टिप्पणियां लिखी है, हम लोगों ने भी लिखी, और उसमें कहा जा रहा था कि जैसे कहीं लिखा गया कि अगर मंत्री प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मंत्री प्रधान का इस्तीफा न लेने के चक्कर में कहीं प्रधानमंत्री को इस्तीफा न देना पड़े। आप ये देखिए कि नीचे टिप्पणियां ये थी कि क्या दिन में सपने देख रहे हो, पागल हो गए हो, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, किसका किसका इस्तीफा होने जा रहा है, कभी नहीं होगा। आप ये देखिए कि उसके तीसरे दिन ये हालात हो गए कि सब चीजें बदल गई। जी। तो देखिए, एक और मैं बात कहूंगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। एक चुनी हुई सरकार होती है, और चुनी हुई यानी निर्वाचित संस्था सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है, और हमारा संविधान कहता है कि जो लोकतांत्रिक है, वो उसको अधिकार है। लेकिन आंदोलन ही ऐसे मामलों में रास्ते हैं कि जब कोई व्यक्ति संविधान की बात नहीं माने, या वो लोग अपना ऐसा कोई निर्णय, नैतिक आग्रह नहीं रखे, कोई नैतिकता को नहीं माने, नैतिक प्रभा को छोड़ दे,
तो ऐसी स्थिति में आंदोलन ही एक रास्ता बनता है। और ऐसे आंदोलन समय समय पर आज जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसने भी किए हैं। आप एक बार कल्पना कीजिए कि आज केंद्र में कोई और पार्टी होती और जो विरोधी लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं उनमें सत्ताधारी लोग होते, तो क्या भाषण दे रहे होते। आज वो पुराने भाषण सामने हैं सबके, हाँ, और वो कह रहे बिल्कुल हैं कि आप देखिए ये क्या हो रहा है। सही तो बात है। चीजें उसी परिप्रेक्ष्य में, और जो एक लॉजिकल परिप्रेक्ष्य है उसी में देखनी चाहिए। ये नहीं कि जी, कोई चीज में मतलब नैतिक आग्रह। देखिए, जो भारत की आजादी का आंदोलन था, उस आजादी के आंदोलन के दो मूल्य थे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों मूल्य भारत के संविधान की के प्रियम्बल्स में शामिल होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। धर्मनिरपेक्षता को तो शामिल कर लिया गया था बाद में, जिसको लेकर अभी भी वो विवाद उठाते हैं। वो ठीक बात है कि धर्मनिरपेक्षता बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो 4 वैल्यू थे, और 5वां धर्मनिरपेक्षता का हुआ, और छठा जो है, जो 2 वैल्यू और हैं, वो थे गांधी जी के आंदोलन के दौरान के, एक सत्य और एक अहिंसा। इन वैल्यूज को उसमें माना जाना चाहिए था कि ये ही हमारे वैल्यूज हैं। क्योंकि अहिंसा, जो नॉन वायलेंस है, वो अगर आप अपने प्रियम्बल्स में नहीं रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। नॉन वायलेंस के जरिए ही हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। वायलेंस से चीजें ठीक नहीं कर सकते, भले वो वायलेंस किसी प्रकार की हो। भारत की जी, संस्कृति हमें मतलब मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों तरह से नॉन वायलेंट होने की बात करती है। तो जो गाली गलौज की भाषा है, जो एक दूसरे को गरियाने की भाषा है, आप देखिए पिछले समय के दौरान जो वो लोग इन युवाओं की भाषा को खराब कह रहे हैं, जो लोग पार्लियामेंट में इतना गंदा बोलते हैं। जी, संसद, जिसमें बाकायदा एक शब्दावली बनी हुई कि असंसदीय शब्द है, उस सूची को परे रख करके जो लोग बोलते हैं, जो पूरा तरह से असंसदीय भाषा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को जो ये जो शब्द है उन पर आपत्ति हो रही है, या इन बच्चों पर आपत्ति हो रही है। अरे भाई, आपको क्या नैतिक अधिकार है बोलने का, जो सारा दिन आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हो। जो अपने देश के, अभी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्यों नहीं कोसा जाना चाहिए, नहीं कोसा प्रधानमंत्री जाना को चाहिए। ही नहीं कोसा जाना चाहिए, और उससे पहले के प्रधानमंत्रियों को भी नहीं कोसा जाना नहीं कोसा चाहिए, जाना क्योंकि वो चाहिए। भारत के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हुए हैं। तो आप अगर किसी एक को गाली देंगे, तो आप वो तर्क कैसे देंगे कि आप गाली मत दीजिए। तो सही बात चीजें है। ये हैं कि एक नैतिक संतुलन, नैतिक मानदंड तो रखना पड़ेगा। और ये अगर देश है, तो ये जो बुद्ध का देश है, ये जो गांधी का देश है, ये जो शंकराचार्य तर्क वितर्क करने वाले लोगों का, शास्त्रार्थ करने वालों का, भगत सिंह का, ये जो इतने लोगों का, एक प्राचीन काल से बुद्ध का, महावीर का, नानक का जो देश है, उसको आप कैसे कैसे हाथों में इस तरह की बातों के लिए, या इस तरह की चीजों के लिए, कि जहां नैतिकता हो ही नहीं, जहां कोई चांद बरसने लगे तो आप उसको उखाड़ दो और अंधेरा बरसाने लगो। तो हम एक अंधियाले ताल के पास आकर खड़े हो गए थे। वहां कुछ रोशनी झरी है, और मुझे लगता है कि काफी चीजें ठीक होने की उम्मीद है। जी, बिल्कुल। चांदनी पर पड़ी हुई धूल को झाड़ने के लिए नई जनरेशन के युवा आ गए हैं, लड़के और लड़कियां। और समाज जो है एकात्म भी होगा और तादात्म्य भी होगा, और वो दिन दूर नहीं। ये आंदोलन आगे परिवर्तन के नए संकेत दे रहा है। परिवर्तन भी होगा, इसी तरह सभ्यताओं का विकास होता रहा है और होता ही रहेगा। त्रिभुवन जी, आपने समय दिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity,
courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.